जी, चावला जी, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। नरेश भाई, जय हिंद, जय भारत। मिस्टर इंडिया, नमस्ते, सलाम वालेकुम, प्रणाम। मयंक जी, धन्यवाद। गुजरात, राजकोट, कल रात को पहुंच जाऊंगा। जय हिंद संदीप जी। अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिल्ली की कड़कड़ती सर्दी में हम आपके सामने बैठे हैं। 2 हफ्ते पहले दिल्ली को अच्छा खासा गर्म छोड़ के गए थे, इतना ठंडा हो गया। तो ये है कि बहुत सर्दी है भाई, लंदन से ज्यादा सर्दी है। लंदन वाले मजे से घूम रहे हैं, हम यहाँ पे स्वेटर जैकेटों में फंसे हुए हैं, कमरे ठंडे हैं। लेकिन बहरहाल अ, बहुत अच्छा गुजर रहा है टाइम। भारत यात्रा बहुत अच्छी जा रही है। और कुछ लोग भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं, लेकिन हम भारत यात्रा कर रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और अब गुजरात। गुजरात की ट्रैवलिंग की अलग ही फीलिंग होती है। बाकी सब जगह दोस्तों से मिलने की एक्साइटमेंट थी। गुजरात में एक तरह का अपना एक अट्रैक्शन है, एक इमोशनल अटैचमेंट है जो वो आ जाती है। परिवार याद आता है, पुराने वक्त याद आते हैं, अपनी मट्टी याद आती है। तो यह है कि गुजरात कल रात को पहुंच जाऊंगा राजकोट, और फिर आगे सौराष्ट्र। तो लेट्स सी। लक्षद्वीप हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे, और हम मेरी भी अब ये देख के दिल करता है कि लक्षद्वीप भी देखा जाए। तो लेट्स सी, अगर मौका मिला तो अजीज दोस्तों, बाकी पाकिस्तान के हवाले से चीजें काफी तेजी से बिगड़ती जा रही हैं, और देखते हैं कि वहाँ की क्या सिचुएशन रहती है। बांग्लादेश में आज इलेक्शन है तो पता चल जाएगा, लेकिन हसीना वाजिद की पोजीशन बहुत अच्छी है, और उम्मीद यही है कि वो लैंडस्लाइड विक्ट्री ले लेंगी। ओपोजिशन ने वहां पे बायकॉट किया है। तो देखते हैं वहां की क्या सूरत हाल रहती है। अयोध्या राम मंदिर की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, और जो विरोधी हैं इसके वो भी अपने पर खोले हुए हैं। लेकिन ये है कि प्रभु राम की जन्मभूमि है, और काफी बड़ी स्ट्रगल के बाद आज वहां पे वापसी हो रही है, और वहां पे एक शानदार मंदिर बन रहा है। अजीज दोस्तों, ऐसे में याद आता है कि जिन लोगों ने सोमनाथ, अयोध्या, इन मंदिरों को खत्म किया था, उनकी हालत आज क्या है। और आज सोमनाथ, अयोध्या शान और शौकत के साथ जबरदस्त तरीके से खड़े हैं, और ये सच्चाई की जीत है। और सत्यमेव जयते कहते हैं जैसे, तो ये सच्चाई की जीत है। और हम अ, मतलब भाग्यशाली हैं कि हम इस मट्टी से जुड़े हुए हैं। तपन कुमार सिन्हा महापात्रा जी, धन्यवाद। Sir, saw your video on medical tourism in India wherein you mentioned your health checkup and one problem. May I request you to complete the treatment in India if possible? देखें, मेडिकल टेस्ट मेरे सारे हो गए। मैं वहाँ पे 1.5-2 साल से जिन चीज़ों के लिए लंदन में कोशिश कर रहा था टेस्ट के लिए, वो यहाँ पे हमारे मोहब्बत करने वाले दोस्त डॉक्टर हिमांशु जी ने एक दिन में सब टेस्ट करा दिए, स्पेशलिस्ट बुलवा के दिखा भी दिया। और मेडिकल ट्रीटमेंट सारा दवाइयों का है, कोई ऑपरेशन वगैरह का उन्होंने अभी नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि इन कंट्रोल हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं,
और वो सॉल्व हो जाएँगी मेडिसिन से। तो मेडिसिन्स का पूरा कोर्स मुझे उन्होंने दे दिया है और होपफुली इससे चीज़ें कंट्रोल में आ जाएँगी। ज़्यादातर ये चीज़ें ऐज रिलेटेड हैं, तो ये है कि दवाइयों से ठीक हो जाएँगी, यही सबसे बड़ी बात है। पहले दिन थोड़ा लगा कि कुछ रिपोर्ट्स अभी आई नहीं थी, लेकिन जो अधूरी रिपोर्ट्स आई थीं, उनसे कुछ सीरियसनेस नज़र आ रही थी। लेकिन फिर दूसरे दिन जब कंप्लीट रिपोर्ट्स आ गईं और डॉक्टर्स ने इसको स्टडी कर लिया, तो थिंग्स आर अंडर कंट्रोल होपफुली। तो बिल्कुल भारत से ही मेडिसिन्स का पूरा कोर्स लेके जाऊँगा, ताकि आगे वाँधा नहीं आए। और फिर भारत में मेरा इतना बड़ा परिवार है कि कोई चीज़ की ज़रूरत, कोई दवाई की ज़रूरत पड़ी, तो वाँधा नहीं आएगा। और इसके अलावा कुछ दोस्त हैं जो होम्योपैथिक और आयुर्वेद का की सलाह देते हैं, तो वो भी मैंने आयुर्वेद की काफ़ी दवाइयाँ ऋषिकेश से ली हैं अपने लिए। और आगे भी मैं वहाँ लंदन में भी ऑनलाइन आयुर्वेद की कभी चीज़ें मँगवा लिया करता था। तो वो अपनी जगह है और होपफुली ये जो डॉक्टरों ने दवाइयाँ सजेस्ट की हैं, उससे मामलात सेट हो जाएँगे। शुभंकर दत्ता जी, 57 मुल्कों में कोई डेमोक्रेसी नहीं, लेकिन इंडियन मुस्लिम वांट डेमोक्रेसी। 57 मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं, लेकिन इंडियन मुस्लिम को डेमोक्रेसी तो मिली हुई है। भारत जैसी ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी तो कहीं नहीं है। यहाँ तो इलेक्शन के जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होते हैं, उस दिन शाम को हारने वाला अपनी हार फौरन कबूल कर लेता है, क्योंकि यहाँ के इलेक्शंस पे कोई उँगली उठा नहीं सकता। तब और डेमोक्रेसी क्या है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी है और इंडियन मुस्लिम्स आर एन्जॉयिंग भारत's डेमोक्रेसी। सेवन जी, नमस्कार। Why is Naila Qadri not there to support Mahrang Baloch? Is Naila Qadri a fake person, agent of ISI? भाई मैं तो इस पे पूरी वीडियो बना चुका हूँ। नायला कादरी यहाँ पे, नायला कादरी अव्वल तो यूपी से है। उनकी फैमिली ने यूपी से माइग्रेट किया था, वो बलोच नहीं है। दूसरा, उनका कुर्बानी क्या है, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है बलोच स्ट्रगल में। एक आदमी है जो कि हम पाकिस्तानी डायस्पोरा जो जिनीवा में जमा होता है, हम आपस में भी उसको आईएसआई एजेंट कहते हैं। वो नायला कादरी को कनाडा से टिकट देकर बुलाता है और स्पीचेस यूएन में 2-3 करवाता है, उसका होटल वगैरह का अरेंजमेंट कर देता है, दैट्स इट। तो नायला कादरी इज़ नथिंग। और उसका जो हिसाब-किताब है ना, वो मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, आप लोग भी समझदार हैं। देखिए, मैं भारत आया हूँ। मुझे किसी ऑर्गेनाइज़ेशन ने, किसी सरकार ने, किसी ने कुछ ना तो मेरा प्रोग्राम बनाया है, ना मुझे डिक्टेशन दिया है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। मैंने अपनी मर्ज़ी से सारा प्रोग्राम बनाया है कि मैं इधर जाऊँगा, उधर जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मैं जिस जगह जाता हूँ, वहाँ पे मेरे भारतीय परिवार के दोस्त इतने सारे हैं कि सिर्फ़ इस दिल्ली की बात कर लें ना, तो मुझे कोई 7-8 लोगों ने रहने की दावत दी। अपने घर पे होटल कर दें, गाड़ी देंगे, ड्राइवर देंगे। मुझे बाकायदा कुछ लोगों को नाराज़ करना पड़ा और ज़ाहिर है मैं एक आदमी एक ही जगह रहूँगा। इसी तरह महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में भी यही सिचुएशन रही। अब मैं गुजरात जा रहा हूँ, आप यकीन माने कि इतने लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं कि हम आपको एयरपोर्ट से पिक कर लेंगे, आपका बेहतरीन रिहाइश, 5 स्टार होटल, वीवीआईपी और गाड़ी ड्राइवर फुल टाइम आपके साथ। अब मैं कितनों को हाँ कहूँ? तो मुझे किसी ऑर्गेनाइज़ेशन या सरकार की सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैंने फैसला किया कि मुझे मुंबई जाना है। आगे मैंने मुंबई के दोस्तों को जब आपके सामने यूट्यूब पे बताता हूँ, मुझे मैसेज आ जाते हैं। मैं फिर किसी एक के साथ रहता हूँ, जैसे मुंबई में मुझे मुनासिब लगा कि ऋषिकेश जोशी जी हैं, मराठी फ़िल्म इंडस्ट्री के स्टार हैं। उन्होंने मुझे कहा, "आरिफ भाई, मैं आपको एयरपोर्ट से ले लूँगा, मेरे घर पे रहिएगा।" मैं उनसे लंदन में वो अपनी फ़िल्म की शूटिंग के लिए आए थे, तो उनसे काफ़ी मेरी 2-3 मुलाकातें हुई थी उधर और मेरे परिवार के साथ मुलाकातें हुई थी। उनसे एक पर्सनल कनेक्शन था, मैं उनके घर पे जाके रहा।
उसमें किसी सरकार, किसी नायला कादरी को तो एक ऑर्गेनाइज़ेशन प्रोग्राम बना के देती है। आप आ जाना जंतर-मंतर पे आपका प्रोग्राम करेंगे। जंतर-मंतर पे कुछ लोग जमा करके फंडिंग हो जाती है, मकसद पूरा हो जाता है। फिर आपको उधर ले जाएँगे, फिर आपको हैदराबाद ले जाएँगे, फिर ये उनका है। उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, वो किसी को जानती तक नहीं है। मेरा तो इतना बड़ा परिवार है 140 करोड़ लोगों का। मुझे तो हर तरफ से मोहब्बत मिल रही है, तो नायला कादरी एक फंडिंग, सिर्फ फंडिंग और कुछ नहीं है उनका काम। उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इस बलोच स्ट्रगल में ना उनके परिवार की कोई स्ट्रगल है। अपने ज़ाती मकसद के लिए कनाडा शिफ्ट हुई थीं। वहाँ पे किसी ने कॉन्टैक्ट कर लिया कि आप बलूचिस्तान में प्रोफ़ेसर रही हैं, फलाना, पता नहीं प्रोफ़ेसर रही भी हैं कि नहीं। उनकी रख-रखाव से, उनकी लैंग्वेज से, उनकी बातों से तो हमें कोई प्रोफ़ेसर वाली बात नज़र नहीं आती। तो नायला कादरी एक फंडिंग, सिर्फ फंडिंग इनका मकसद है। और एक एजेंसी यहाँ पे, एक कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है भारत की, जिसने उनको प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। वो प्रधानमंत्री जिसको कोई 2 बलोच वोट नहीं करेंगे, वो प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। वो आती हैं, यहाँ पे फंडिंग होती है, वो ऑर्गेनाइज़ेशन आधा ले जाती है, आधा ये नायला ले जाती हैं और अपने मास्टर जो जिनीवा में बैठे हुए हैं, सो कॉल्ड बलोच हैं लेकिन आईएसआई के एजेंट हैं। तो नायला कादरी एक फेक है बिल्कुल, और हम तो उसको आईएसआई का ही मानते हैं। राकेश अब्बी जी, यू रिसेंटली मेट मेजर गौरव आर्या, व्हाट यू हैव डिस्कस्ड ऑन जियोपॉलिटिक्स? देखें, मेजर गौरव आर्या का चाणक्य फोरम बहुत बड़ा है। तो मुझे चाणक्य फोरम ने इनवाइट किया इंटरव्यू के लिए, तो मैं गया था और वहाँ पे उनके एंकर हैं प्रेम भाई, जो पहले सुदर्शन टीवी पे थे, और लास्ट टाइम मैं जब इंडिया आया था तो मेरी उनकी मुलाकात सुदर्शन टीवी पे हुई थी। तो मैं मेजर गौरव आर्या की दावत पे नहीं, चाणक्य फोरम की दावत पे गया था। वहाँ मेरी मेजर गौरव आर्या साहब से मुलाकात हो गई, लेकिन वो जल्दी में थे और कहीं उनको पहुँचना था, तो खड़े-खड़े हमारी समझ लो 5 मिनट 7 मिनट बातचीत हुई। हाँ, उन्होंने मुझे लंच की दावत दी है, जो कि मैं वापस गुजरात से जब दिल्ली आऊँगा तो उनके साथ लंच करूँगा। वहाँ पे हमारी सारी चीज़ों पे डिस्कशन होगी, और मैंने उनसे एक तफ़सीली टाइम माँगा है। मेरी कोशिश होगी कि वो रिकॉर्ड करके आपके सामने डिस्कशन रखी जाए, क्योंकि जितना मेजर गौरव आर्या साहब को इस पा सारे रीजन की, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से चीज़ों का पता है, इतना बहुत कम लोगों को पता है। तो इसलिए मैं आपके सामने कोशिश करके वो रिकॉर्डिंग ज़रूर रखूँगा। अभी कोई ख़ास बात इश्यूज़ पे नहीं हुई है। बस हेलो, हाय, अपनी तबीयत कैसे, क्या प्रोग्राम है, इस तरह की चीज़ें हुई, कर्टेसी कॉल थी। आगे उनसे मुलाकात ड्यू है, और उसमें कोशिश होगी कि मैं आपके सामने चीज़ें रखूँ। वैभव सिंह मेरे पर्सनल दोस्त हैं, मेरे पहले इंडियन दोस्त हैं, जो मैं यूट्यूब पे आने से पहले से दोस्त हैं। उनके घर में गया था, उन्होंने मेरी डिनर रखा था, और उनके चैनल के लिए मैंने एक प्रोग्राम भी उधर रिकॉर्ड कराया है, और उनसे मेरी घंटों बैठ के कई चीज़ों पे बातचीत हुई, जिससे मुझे भी कई चीज़ों का पता चला, और उन्होंने कई ऐसी बातें मुझे बताई जिससे कि रीजनल पॉलिटिक्स के हवाले से मुझे जानकारी मिली। वो ज़ाहिर है मैं कोशिश करके मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आपके सामने चीज़ें रखता रहूँगा। 7 भाई, आरिफ जी, वेस्ट बंगाल इज ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल, हैज ममता जॉइंड हैंड्स विद बांग्लादेश? भाई देखें, ये भारत का जो इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ना, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, मुझे जानकारी है, ज़ाहिर इन सारी चीज़ों में होता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक फिलोसोफर लेफ्ट के हैं, नोम चॉम्स्की, काफ़ी बड़े स्कॉलर हैं। वो बताते थे कि मैं जब कहीं लेक्चर देने 2 घंटे का जाता हूँ, तो मुझे 10 घंटे स्टडी करनी पड़ती है। तो यही मेरा हाल है, मैं बहुत स्टडी करता हूँ। तो ऑब्वियसली भारत के इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से भी मैं बहुत जानकारी रखता हूँ। लेकिन मेरा सब्जेक्ट सिंधु देश, बलूचिस्तान, पख्तून इश्यू, पाकिस्तान, माइनॉरिटीज़, अफ़गानिस्तान, यूरोपियन अफ़ेयर्स, ग्लोबल अफ़ेयर्स है। आपको भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए 500 टीवी एंकर्स मिल जाएँगे। करोड़ों टीवी चैनल 24 घंटे उस पे बता रहे होते हैं।
हज़ारों यूट्यूबर्स उस पे वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि दे आर मोर इन्फॉर्म्ड देन मी, कि मैं आपको बता सकूँ कि ममता जी किसका क्या एजेंडा कर रही हैं, या राहुल जी या मोदी जी ये सब चीज़ें क्या कर रहे हैं। मैं जनरली भारत के हवाले से कुछ चीज़ें जो मुझे नज़र आती हैं, जो पॉज़िटिव्स ऑफ भारत होते हैं, उनके बारे में अक्सर मैं बताता रहता हूँ कि भारत कहाँ जा रहा है इकोनॉमी के फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, ये वगैरह। लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स में टच नहीं करता। भूषण कैंथला जी, सर विजिट माय स्टेट हिमाचल प्रदेश वंस, आई विल बी देयर टू लुक आफ्टर यू। थैंक यू वेरी मच भाई। भाई, परहैप्स इंडिया की जो टॉप 3 ब्यूटीफुल स्टेट्स हैं उसमें से एक हिमाचल प्रदेश है। मैं जब मनाली की वीडियोस और फोटोज देखता हूं तो मेरा दिल बाहर आ जाता है कि मैं काश मनाली में कुछ दिन रह सकूं। शिमला, हिमाचल प्रदेश ऑफ कोर्स एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है, लेकिन बदकिस्मती से इस बार मेरे प्लान में एडजस्ट नहीं कर सका, मैं पंजाब नहीं कर सका। चंडीगढ़ के इतने दोस्तों के मैसेजेस आए हैं कि मैं बता नहीं सकता। मेरे एक परम मित्र हैं लंदन में, उनके भाई की शादी है चंडीगढ़ में, और वो आए हुए हैं चंडीगढ़, और मुझे उन्होंने इतना बल्कि नाराज तक हुए कि यार तुम दिल्ली आए हो, यहाँ से चंडीगढ़ कौन सा दूर है। तो मैं अपने प्लान में, इतना बड़ा भारत है, क्या क्या एडजस्ट करूं। हिमाचल, वो मध्य प्रदेश मेरे प्लान का पहले ही हिस्सा था। मुंबई जाना बहुत जरूरी था, और पुणे भी फिर मुंबई से एक दिन के लिए चला गया। इसके अलावा उत्तराखंड, हरिद्वार, ऋषिकेश जाना था, वो एक रात का प्रोग्राम था, 2 दिन पूरे लगाए उधर हमने। अब मैं गुजरात, तो मेरा आपको पता है कि एक इमोशनल अटैचमेंट है, मैं भारत आऊं और गुजरात ना जाऊं ये मेरा हो नहीं सकता। और आखिरी में यूपी है, तो यूपी मेरा अनफिनिश्ड एजेंडा है कि लास्ट टाइम मैं बनारस नहीं जा सका था, तो इस बार बनारस का एक तो अनफिनिश्ड एजेंडा करना था, और दूसरा लास्ट टाइम में आया था तो अयोध्या मंदिर बन रहा था, और एक टेम्परेरी मंदिर में राम जी विराजमान थे। तो अब 28 को मेरा प्लान है कि मैं 27, 28 या 29 को अयोध्या में नए मंदिर में राम जी के दर्शन करने जाऊं। तो यूपी इस वजह से है। अगली बार के प्लान में देखते हैं कि हिमाचल को हम एडजस्ट करें, जो कि मेरी भी एक ख्वाहिश है। और मेरी बीवी ने मुझे कहा है कि मैं जब भी इंडिया आऊंगी तो मैं शिमला देखे बगैर नहीं जाऊंगी। तो प्रार्थना कीजिए कि अगली बार मैं अपने परिवार के साथ आ सकूं और अपनी बीवी की ये ख्वाहिश पूरी कर सकूं। अभिनाभ जी, धन्यवाद अभिनाभ जी। नमस्ते आरिफ जी, अपना ध्यान रखना। आप भारत में और किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास मत करना, कोई सरफिरा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। भाई, मैं भारत ना तो सरकार की मर्जी से आया हूं, ना किसी और की मर्जी से आया हूं। मैं तो महादेव की मर्जी से आया हूं, और मैं भरोसा उन्हीं पे कर रहा हूं। मेरा तो भारत इस बार का कोई प्लान दूर दूर तक नहीं था। मुझे सितंबर तक तो मुझे पता भी नहीं था, मेरे प्लान में भी कहीं नहीं था। अचानक एक दोस्त ने कहा कि यार अयोध्या चलें, तो मैंने भी पता नहीं, बगैर सोचे समझे मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं। मैंने वीजा अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, फिर मैंने आप लोगों को बताया। अब इतनी सारी सपोर्ट आनी शुरू हो गई कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कि फिर प्लान बनता गया। 1 महीने से पौने 2 महीने का प्लान बन गया। तो मैं भरोसा सिर्फ उसी पे करता हूँ जिसने मुझे बुलाया है। बाकी ठीक है, सरफिरे यहाँ से ज्यादा लंदन में भाई। तो अपने परिवार पे, अपने दोस्तों पे, अभिनाथ जी आपको मैं कितने सालों से जानता हूँ, हम कभी नहीं मिले, लेकिन हमारा एक कनेक्शन है। तो ऐसे आप जैसे मेरे हजारों दोस्त हैं, उन पे मैं बिल्कुल भरोसा करता हूँ। मनोहर जी धन्यवाद।
राजस्थान के जोधपुर के आने का प्लान है क्या? नहीं भाई, जोधपुर लास्ट टाइम कर लिया था ना, जयपुर, जोधपुर लास्ट टाइम कर लिया था। तो इस बार कुछ नई जगहें, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये है कि ऑल्दो राजस्थान मेरी मेमोरीज में आज तक है, राजस्थान के खाने, राजस्थान की खूबसूरती और राजस्थान के खूबसूरत लोग। तो होपफुली नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिला तो राजस्थान आएंगे, उदयपुर रह गया है वो मुझे देखना है। अमित जी नमस्कार, कैसे हैं भाई? तबीयत ठीक है अब? इंडिया कैसा लग रहा है और इंडियन कैसे लग रहे हैं? भाई इंडिया तो इंडिया है। इंडिया की तो एक एक इलाके की, एक एक जगह की क्या बात है। ऐसा देश तो दुनिया में किसी का नहीं है जो हमारा देश है। और इंडियंस कैसे लग रहे हैं? तो बहुत प्यारे लोग हैं इंडियन। मैं कई जगहों पे, मेरी इंडिया में दोस्तों से बात होती थी तो वो मुझे पूछते थे कि आप अपना पाकिस्तान में पूरा परिवार खो चुके हैं, भाई बहन रिश्तेदार जितने भी हैं, तो आपको आप मिस करते हैं? तो मैंने कहा उसके बदले में मुझे इतना बड़ा और प्यार करने वाला परिवार मिला है कि मैं बिल्कुल मिस नहीं करता। इसलिए कि इतने मुझे प्यार करने वाले इंडिया में लोग मिले हैं कि मैं वो कर्ज कभी अदा नहीं कर सकता, और वो मेरी जिंदगी भर की कमाई है। अमित जी आप भी इंडियन हैं, ठीक है, लॉस एंजलिस में हैं। तो आपसे जो मेरा प्यार का बंधन है वो अटूट है और अनकंडीशनल है। यू हैव बीन अ ग्रेट सपोर्ट ऑलवेज। और आज ही मैं अपने मायंक जो मेरे कलीग हैं उनके साथ ही मैं इधर होता हूँ, तो आपका जिक्र कर रहा था कि मुझे अवोकाडो सबसे पहले आपने खिलाया था लॉस एंजलिस में, जो हमने नाश्ता किया था। और आपसे लंदन में भी मुलाकात रही है। तो इंडियंस की क्या बात है भाई। निशांत ध्रुवे जी, आरिफ भाई बलूचिस्तान वाले फुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद में, फ्यूचर क्या है बलूचिस्तान का? हाँ, मैंने बलूचिस्तान पे एक पूरी रिसोर्च रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है, उसकी सिर्फ रिकॉर्डिंग बाकी है। कल मैं गुजरात से वो रिकॉर्ड करके परसों वो लगाऊंगा। काफी डिटेल्ड रिपोर्ट है। बलूचिस्तान अब एक डिसिसिव मोड पे आ चुका है। उसकी डिटेल आपको परसों, पूरा एक डिटेल्ड प्रोग्राम है जो आपके सामने रखूंगा। रिसर्च मेरी पूरी हो चुकी है। रिकॉर्डिंग का आज मेरे पास टाइम है नहीं, तो मैं कल, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पाकिस्तान के पश्तून्स के हवाले से कुछ इश्यूज हैं उस पे, तो वो मैं आपके सामने कल रखूंगा। और परसों फिर आपके सामने बलूचिस्तान की रिपोर्ट रखूंगा। AU Entertainments, what impact will US elections have on Israel-Gaza war and Ukraine war? What impact will it have on subcontinent according to your opinion? देखें, पहली बात तो ये कि जैसे पाकिस्तान है ना, उसमें कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है ना, उसका कोई खास रोल नहीं होता। सारा फैसला आर्मी करती है। वैसे ही अमेरिका में डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं ना, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैंडल करता है। टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, एबॉर्शन पॉलिसी, ये पॉलिसी, वो प्रेसिडेंट के हाथ में काफी हद तक पावर्स होती हैं। जो फॉरेन पॉलिसी, वार पॉलिसी है ना, वो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट डिसाइड करती है। और अमेरिका के इलेक्शन दुनिया के सबसे घटिया इलेक्शन होते हैं। कोई फेयर फ्री इलेक्शन नहीं होते। हमने देखा है कि अल गोर को 2000 में, जीते हुए अल गोर को हरा के जॉर्ज बुश को लाया गया, क्योंकि 9/11 और उसके बाद का एजेंडा अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने पूरा करना था। तो अमेरिका के जो इलेक्टेड या सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की हद तक उनका से होता है। अभी जो बैठा हुआ है बाइडेन, वो कौन सा इलेक्टेड है? 100% ट्रंप जीता था, लेकिन ट्रंप को जबरदस्ती हराया गया। उसने इतना आंदोलन किया, सब कुछ किया। अब उसको इलेक्शन से भी बाहर कर रहे हैं, क्योंकि पूरा खतरा है कि ट्रंप इलेक्शन जीत जाएगा। तो कोई भी प्रेसिडेंट बनेगा ना अमेरिका में, जब फाइनली दो कैंडिडेट रह जाते हैं ना, एक डेमोक्रेटिक का, एक रिपब्लिकन, तो उनको दोनों को बराबर प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल मिलता है।
और वो जो 3 महीने कैंपेनिंग के होते हैं ना, उस दौरान इनको ठोक बजा के फॉरेन पॉलिसी बता दी जाती है कि आपने ये करना है जीतने के बाद। जहाँ एस्टेब्लिशमेंट को नज़र आता है कि इसमें से एक कोई टेढ़ा है, उसको हरा देते हैं। तो इसलिए नथिंग विल चेंज। 1948 में इज़राइल बना है, इसके बाद अमेरिका के कोई 20 15-20 प्रेसिडेंट आ चुके हैं। इज़राइल के हवाले से पॉलिसी में कोई चेंज आया? तो वो आ नहीं सकता। इज़राइल आफ्टर ऑल अमेरिका की एक स्टेट है। अमेरिका मेनलैंड अमेरिका में ऐसे में जो 50 स्टेट हैं, तो आप कह लें कि इज़राइल 51वीं स्टेट है। तो गज़ा और इज़राइल के हवाले से अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट भी आ जाए, कोई पॉलिसी चेंज नहीं होगी। रशिया यूक्रेन वार ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अब ना उसको कोई पैसा दे रहा है, ना कोई हथियार दे रहा है, ना कुछ। अब रशिया वन साइडेड बमबारी कर रहा है। उनके पास ना फौजी बचे हैं, ना हथियार बचा है, ना पैसा है। अमेरिका का सारा ज़ोर इस वक़्त गज़ा इसराइल पे है और 100 बिलियन से ज़्यादा लग चुका है अमेरिका का इस गज़ा इसराइल वॉर में। तो अमेरिका यूक्रेन में इंटरेस्टेड नहीं, यूक्रेन की वॉर ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, तो उसका कोई इम्पैक्ट अमेरिका के इलेक्शन से क्या पड़ना है? यूक्रेन की वॉर में अमेरिका का रोल ना बाइडेन का है, ना किसी और का है, ये अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट का है। वो जितना रहेगा सो रहेगा। तपन कुमार सिन्हा महापात्रा जी, you shared an experience about Indian marriage. Tell us about it. जी, पुणे में मेरा एक प्रोग्राम था भटनागर इंस्टीट्यूट में। भटनागर इंस्टीट्यूट वेद स्टडीज के हवाले से बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे कोई 20-25 प्रोफेसर्स थे पीएचडी, उनके साथ मेरा प्रोग्राम था और काफ़ी तफ़सीली तकरीबन डेढ़ 2 घंटे का प्रोग्राम उनके साथ रहा। मैंने उनके साथ डिस्कशन की चीज़ें, बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत कुछ उन्होंने मुझसे पूछा। इसी तरह उसके बाद जनरल पूना के दोस्तों से मुलाकात इसी भटनागर इंस्टीट्यूट में थी, जिसमें काफ़ी लोग आए थे पुणे के मेरे दोस्त और उनसे बातचीत हुई। तो ऋषिकेश जी जो मुझे पुणे लेके गए थे, उन्होंने कहा कि 2 शादियाँ हैं जो मुझे अटेंड करनी है, मुझे दावत है, तो आप साथ चलिए। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, मैं भी देख लूँगा। तो पहली शादी सुबह थी जिसमें हम गए थे, वो एक महाराष्ट्रियन लड़की की एक जर्मन लड़के से हिंदू रिचुअल्स के साथ शादी थी। वो लड़की जिनीवा में रहती है, काम करती है। तो मेरा भी जिनीवा का कनेक्शन, फिर वो उसको मैंने पूछा फ्रेंच आती है दुल्हन को? तो दुल्हन ने कहा बिल्कुल फ्रेंच। फिर हमने फ्रेंच में बातचीत की। वो मैंने एक महाराष्ट्रियन शादी देखी जो बहुत ही खूबसूरत रिचुअल्स के साथ थी और बहुत ही अच्छी लगी मुझे। और फिर वहाँ पे जो उनके परिवार के लोग और जिस तरह, और फिर शाम को एक और किसी की शादी की रिसेप्शन थी। उस रिसेप्शन में महाराष्ट्रियन फ़िल्म इंडस्ट्री के, मराठी फ़िल्म इंडस्ट्री के हू इज़ हू सब थे तकरीबन, और वहाँ पे काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई। मंगेश देसाई हैं, जो कि एकनाथ शिंदे जी के भी काफ़ी करीब हैं और वो क्राइम पेट्रोल में इंस्पेक्टर का रोल करते हैं, जो 4 चम्मच चीनी की चाय, दिमाग की बत्ती जलाए, उनका फ़ेवरेट डायलॉग है। उनसे मुलाकात हुई और काफ़ी देर उनसे बातचीत हुई। जनरली वो भी बहुत एक अच्छा, वो रिसेप्शन था, तो वो रिसेप्शन जैसे किसी भी पार्टी का होता है, शादी का या बर्थडे पार्टी या उस तरह का था। उसमें खाना-पीना, खड़े होके बातचीतें वगैरह ये सब रही। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत मज़ा आया। दैट वाज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। मनोहर जी धन्यवाद। आरिफ साहब, मैं सहता हुआ इंडिया का बँटवारा फिर से हो, सारे सेक्युलर मुस्लिम को इंडिया में आ जाना चाहिए और जिन इंडियन मुस्लिम्स को शरिया चिया उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या व्यू है? भाई साहब, आप एक इम्पॉसिबल चीज़ कह रहे हैं ना, ये चीज़ें मुमकिन तो है नहीं ना। जो हो गया सो हो गया है, बँटवारा हो गया, अब उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। जो इंडिया में मुसलमान रहते हैं, जो इंडियन नागरिक हैं, इंडियन सिटीज़न हैं,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन में हैं, वो इंडियन हैं। अब उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जो, वो आपकी सरकार, आपकी सोसाइटी और आपके लोग देखेंगे कि किस तरह उनको मैनेज करना है। मैं समझता हूँ कि काफ़ी सोशल एजुकेशन हो रही है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मीडियम है जिसकी वजह से लोगों की तरबियत होती है। आज के ज़माने में वो चीज़ अब रही नहीं है कि आप एक टीचर से कुछ सीख के आते हैं, वही आपका सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। आज के ज़माने में सोशल मीडिया इतना इंडिपेंडेंट एजुकेशन का मीडियम है, फिर गूगल वगैरह हैं, इंटरनेट पे हर आदमी जो चाहे पढ़ के सीख सकता है और कंपैरेटिव स्टडी कर सकता है कि क्या करेक्ट है और क्या गलत है। तो इंडियन मुस्लिम्स, इंडियन सेक्युलर्स, इंडियन हिंदू, इंडियन सिख, ये सब पार्ट ऑफ इंडिया हैं और पार्ट ऑफ इंडिया रहेंगे। सिर्फ एक चीज़ है कि सबको कोएग्ज़िस्ट किस तरह करना है ये सीखना पड़ेगा। सबको एक-दूसरे के साथ मिल-जुल के रहना होगा। ये भारत माता सबकी माता है और उसको एक्सेप्ट करना होगा कि ये भारत माता सबकी माता है। राजू पजनकर जी, धन्यवाद। निशांत ध्रुवे जी, आरिफ भाई, टेल अस समथिंग अबाउट ड्यूरेंट लाइन, विल तालिबान एक्सेप्ट ड्यूरेंट लाइन इन फ्यूचर? अगेन, आपका पिछला सवाल बलूचिस्तान पे था, वो परसों है, और ड्यूरेंट लैंड और तालिबान के हवाले से कल के प्रोग्राम में, मैं आज जो शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें मैंने तफसील से बताया है। सिर्फ इतना बता दूं कि ड्यूरेंट लैंड है ना, वो जब भारत के ऊपर अंग्रेज का कब्जा था, तो वो अंग्रेज ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश इंडिया की सरकार और अफगानिस्तान के किंग के दरमियान मुसलसल जंगें हो रही थी, क्योंकि अंग्रेज तो ईस्ट से आया था, कलकत्ता से भारत में एंटर हुआ था, और फिर फतह करते 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 जब ईस्ट पे गया, वेस्ट पे गया, तो आज का पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान कब्जा करके, फिर वो केपी के जो है आज पाकिस्तान का प्रोविंस, वो अफगानिस्तान का हिस्सा था, पख्तून बेल्ट है वो। उसको फतह करते करते जब अटक पे पहुंचा और फिर अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का जहाँ ड्यूरेंट लाइन है वहां पहुंचा, तो अंग्रेज ने सोचा कि मैंने नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक जितना इंडिया फतह कर लिया अब काफी है, अब हमें लूट मार की तरफ ध्यान देना चाहिए, आगे जंग का कोई फायदा नहीं है। तो अफगान बादशाह के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ था कि यहाँ पे हम जंग बंदी लाइन कर लेते हैं, जैसे एलओसी है, जैसे एलएसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसी तरह एक ड्यूरेंट लाइन बना लेते हैं। ये सब लकीरें जो है ना अंग्रेज ने खींची हैं। तो वो एक एग्रीमेंट था, बॉर्डर नहीं था कि यहां तक हम जंग आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब अफगानिस्तान हमेशा से ये कहता रहा है कि अब अंग्रेज चला गया जब, तो उस लाइन की औकात क्या है, हैसियत क्या है, तो वो लाइन शुड नॉट एग्जिस्ट, और हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये अफगानिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के पख्तून भी मेजॉरिटी ड्यूरेंट लाइन को एक आर्टिफिशियल लाइन मानते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो अफगानिस्तान में तो कोई भी सरकार आई है अब तक, चाहे वो अशरफ गनी की थी, हामिद करजाई की थी, बबरक कारमल की थी, इससे पहले अमानुल्लाह खान की थी, जाहिर शाह की थी, किसी ने ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया और आज की तालिबान भी नहीं करती। अफगान्स और पश्तून्स, बोथ इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, कभी भी ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक बात पक्की है कि ग्रेटर अफगानिस्तान होगा, जिसका हिस्सा पाकिस्तान का केपी भी होगा, और हो सकता है कि ऐसी कोई सूरत हाल आ जाए कि पठानों के वो इलाके, मियांवाली वगैरह जो कि पंजाब में शामिल कर लिए गए, वो भी अफगानिस्तान का हिस्सा बन जाए, ग्रेटर अफगानिस्तान का। शुभंकर दत्ता जी, सर बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर में अफगानिस्तान एंड इंडिया कैसे हेल्प करेगा? भाई, बांग्लादेश की फ्रीडम फाइटिंग में इंडिया ने कैसे हेल्प किया था? ऐसे ही हेल्प करना है। बलूचिस्तान की फ्रीडम की स्ट्रगल में इंडिया और अफगानिस्तान को पॉलिटिकल सपोर्ट देनी है,
मिलिट्री सपोर्ट देनी है, हर लिहाज से सपोर्ट करनी है। बंगाली 1948 से पाकिस्तान से अलग होने के लिए तैयार हो गए थे। जब जिन्ना ने ढाका में जाके ईस्ट पाकिस्तान में ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज सिर्फ उर्दू होगी, तो पाकिस्तान के उस वक्त के 56% पॉपुलेशन बंगाली थी, तो उन्होंने ये फैसला कबूल नहीं किया। उस वक्त से उन्होंने फैसला कर लिया था कि इस पंजाबी आर्मी डोमिनेटेड पाकिस्तान में हमारा गुजारा नहीं। 1971 तक वो स्ट्रगल करते रहे। आखिर इंडिया की मदद हुई, इंडिया ने इंटरवेन किया तो वो अलग हुए, आजाद हुए। तो आज बलूचिस्तान भी कितना स्ट्रगल कर ले, बगैर मदद के आजाद नहीं होगा। वरना बंगाली भी आज भी गुलाम होते अगर इंडिया ने मदद ना की होती। तो बलूचिस्तान को हर तरह की सपोर्ट चाहिए। चिन्मय जैन जी, अंकल आप पुष्पेंद्र जी जयपुर डायलॉग क्यों नहीं गए? जयपुर डायलॉग तो जयपुर में है, तो मैं जयपुर जा ही नहीं रहा, तो कैसे जाऊं? और पुष्पेंद्र जी से इत्तेफाक से ऐसा है कि मैं जब पिछली बार 2 हफ्ते पहले दिल्ली आया, मैंने उनको मैसेज किया तो उन्होंने कहा मैं तो जम्मू में हूँ, तो वो जम्मू में थे। अभी मैंने मैसेज किया है तो वो आउट ऑफ टाउन है, कहीं और गए हुए हैं। अब मैं जा रहा हूँ राजकोट, तो वो फिर दिल्ली आएंगे। तो हमारा कनेक्शन है, लेकिन ये है कि एक जगह मिलने का कोई प्रबंध नहीं हो रहा। होपफुली अगली बार जब मैं 17 तारीख को दिल्ली पहुंचूंगा, तो हो सकता है वो दिल्ली में होंगे, तो उनसे मुलाकात हो जाएगी। सेवन भाई, मोदी वेंट टू लक्षद्वीप and in Twitter boycott Maldives is trending. What is happening? Is Maldives going Pakistan way? देखिए, मालदीव्स चाइना वे जा रहा है, ठीक है। और लक्षद्वीप में मोदी जी ने जिस हिसाब से एक भारत के जो अनटच्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो दिखाए हैं, तो देखिए मोदी जी भारत को भारत के लिए सोचते हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि मोदी जी ने कहा है कि ये जो फैशन बन गया है बाहर जाके शादियां करने का, तो आप भारत में शादी करो, भारत में खर्चा करोगे, भारत को फायदा होगा। इसी तरह आप जानते हैं कि जिसको देखो मालदीव्स जा रहा है टूरिज्म के लिए, मालदीव्स। तो बाहर जाके पैसे देने के बजाय अपने देशवासियों को क्यों ना दें? ये मोदी जी का मोटिव है। लक्षद्वीप के हवाले से मोदी जी ने जो जगहें दिखाई और जो चीजें की, वो एक बहुत बड़ा स्टेप था। मालदीव्स के लोगों को बुरा लगा कि हमारी उन मालदीव्स टूरिज्म पे पलता है, तो मालदीव्स के लोगों ने बदतमीजी की, बुराइयां की मोदी जी के बारे में, भारत के बारे में, भारत के लोगों के बारे में। तो फिर भारत तो किसी का खाता नहीं है ना। यही मालदीव्स था ना जो चाइनीज कर्जे में डूबा हुआ था और चाइना ने इसको तकरीबन खत्म कर दिया था, तो भारत ने जाके मदद की थी। कल श्रीलंका के मिनिस्टर का बयान देख लें, वो उनका मेरे पास पड़ा हुआ है वीडियो। उन्होंने साफ कहा कि श्रीलंका के क्राइसिस में पूरी दुनिया के सारे मुल्क मिलके इतना नहीं कर सके जितना भारत ने हमारे लिए किया। भारत ने अपने अड़ोस पड़ोस में सबका ख्याल रखा। बांग्लादेश की इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो वो हसीना वाजिद मानती हैं कि भारत की वजह से है। तो मालदीव्स के कुछ लोग जो हैं, तो आपको पता है कि वहां पे 95% पॉपुलेशन किस धर्म से ताल्लुक रखती है। तो ये एहसान फरामोश रहते हैं, तो उन्होंने बदतमीजी की, तो फिर भारत के भी सेलिब्रिटीज ने सही जवाब दिया। अक्षय कुमार ने कहा ना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भारत के लोगों के बारे में ऐसी बातें करने की। और सचिन तेंदुलकर ने और बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने इस पे वो किया है। और ये ट्रेंड मालदीव बाइकॉट मालदीव जो चल रहा है ट्रेंड, तो ये सही भी है। वो बात भी सही है कि देखें, एक फैशन बन गया है, जिसको देखो मैं मालदीव में हूँ, मैं मालदीव जा रहा हूँ या जा रही हूँ। भारत के पास जितनी कोस्ट लाइन है किसके पास है बताओ? इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, इतनी ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन है। आप एक से एक जगह देखें, तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना या आंध्रा जो भी कह लें, केरला में, केरला से ज्यादा खूबसूरत कोई जगह है? फिर ये लक्षद्वीप है जो अनटच्ड है, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। खासतौर पे वो लोग जो बीच वगैरह पसंद करते हैं,
तब वो फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे सरकार बना रही है और लोग प्राइवेट इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। तो मालदीव के मिनिस्टर्स जो बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि बहुत जल्द मालदीव की सरकार ऑफ़िशियली माफ़ी माँगेगी उस पे। Super Mario. Sir, you mention of KP areas going to Afghan as Taliban. Considering Pakistan's standing army and weapons, you really think this happens? Can you rule out Taliban friendly ties with Pakistan in future? देखें, पाकिस्तान के आर्मी, हथियार, इन सब की बात की है ना आपने, तो क्या अमेरिका से ज़्यादा है हथियार? अमेरिका से बड़ी इकोनॉमी है पाकिस्तान की। 20 साल अमेरिका अफ़गानिस्तान में झक मारता रहा, आखिर भागना पड़ा ना। पाकिस्तान आर्मी तो वैसे ही जंग लड़ने के काबिल नहीं रही। वो तो पिछले 1 साल से तरले मिन्नतें कर रही है अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार से कि हमारे टेररिस्ट हमें दे दो, तुम्हारे मुल्क में छुपे हुए हैं ये वो। अगर इनमें टप्पड़ होती तो अभी तक हमला करके अफ़गानिस्तान से मसला कर चुके होते हल। और वो फ्रेंडली टाइज़ थे ना, वो ज़माना हुआ। अब वो अफ़गान तालिबान के साथ फ्रेंडली टाइज़ नहीं है, क्योंकि अफ़गान तालिबान ने 20 साल अमेरिका से जो जंग लड़ी है, उसमें इस पंजाबी फ़ौज का किरदार अदा देख लिया। पाकिस्तान भर में जहाँ भी तालिबान जा रहे होते थे, तो अमेरिकन ड्रोन उस गाड़ी को, उस शादी की तकरीब में, उस घर पे ड्रोन मिसाइल मार के मार देता था कई लोगों को, तालिबान के। वो ड्रोन शम्सी एयरबेस पाकिस्तान से उड़ता था। पाकिस्तान की आर्मी ने वो जगहें अमेरिका को दी थी। फिर अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार के खिलाफ 20 साल जंग होती रही। तो मुझे ये बताइए कि अफ़गानिस्तान में तो कोई पोर्ट है नहीं, लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो अमेरिका के टैंक और ये सब चीज़ें कोई हवाई जहाज़ों से थोड़ी आ रहे थे, शिप के ज़रिए आ रहे थे। हथियार अमेरिका के फौजी शिप भर-भर के जो आते थे, कौन से पोर्ट पे रुकते थे? ईरान के पोर्ट से आते थे क्या? पाकिस्तान के कराची पोर्ट पे आके रुकते थे और यहीं से हथियार, टैंक सब चीज़ें। तो तालिबान ने पंजाबी फ़ौज का किरदार देखा हुआ है। वो भरोसा नहीं करते पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी पे। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ पाकिस्तान में तालिबान के सफ़ीर थे 96 से 2001 तक। पंजाबी आर्मी ने उनको पकड़ के अमेरिकन जनरल्स के हवाले किया और मुल्ला ज़ईफ़ बताते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे जब अमेरिकन आर्मी के हवाले किया गया तो उनके सामने ही नंगा किया गया और मुझे खूब बेइज़्ज़त किया गया और फिर मैं कई साल गुआंतानामो बे में रहा। तो वो ज़ख्म है ना तालिबान के जो दिल पे पाकिस्तान आर्मी के लगाए हुए, तो आज वो धुल नहीं सकते। पाकिस्तान की कोई मैसिव आर्मी नहीं है। 2 टके के टीटीपी टेररिस्ट से हार रहे हैं। बलोचिस्तान के मुजाहिदीन ने उनका कचूमर निकाला हुआ है। यही मैसिव आर्मी और वेपनरी था ना 71 में। 17 दिन में इंडिया के आगे घुटने टेक दिए थे। ये तालिबान से लड़ने की पोजीशन में नहीं है। ये किसी से, अपने मुल्क में अपने पैदा किए हुए टेररिस्ट से नहीं लड़ पा रहे। कृष्णमूर्ति भास्कर, सर आपका चैनल मैं बहुत दिन से देख, आप हैदराबाद आ रहे हैं क्या? वेलकम यू टू माय रेसिडेंस। भाई, मेरा तिरुपति बालाजी का एक प्लान तो था और अभी भी टेंटेटिव है, श्योर नहीं है। तो लेट्स सी, लेकिन हैदर अगर आया भी तो हैदराबाद एयरपोर्ट तक ही होगा, एयरपोर्ट से तिरुपति बालाजी के लिए। तो फिलवक्त हैदराबाद इज नॉट इन प्लान। थैंक यू वेरी मच आपकी ऑफर का। अरविंद एकबोते जी, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ पाक पंजाबी? पाक पंजाबी लैंडलॉक कंट्री होगा, पंजाब आजाद पंजाबिस्तान होगा, जिसका कैपिटल लाहौर होगा और उसकी कोई सी पोर्ट नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे सी नहीं होगी। वो भिखारी मुल्क रहेगा, इसलिए कि इस वक्त तो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की रिसोर्सेज की लूट-मार से पल रहा है। फिर इनके पास सिंध और बलूचिस्तान ही नहीं होंगे तो लूट-मार काहे की करेंगे? तो पाक पंजाब एक भिखारी लैंडलॉक कंट्री होगा और होपफुली होपफुली अ, उसमें इतनी मुश्किलात होंगी
कि फिर पंजाब में भी एक सरायकिस्तान नामी देश बनेगा और बहुत कुछ होगा। अजीज दोस्तों, सेवन भाई का आखिरी सवाल ले लेते हैं। व्हाई इज मोदी नॉट मेकिंग एनी मोर सपोर्ट बलोच केपीके मूवमेंट? इज बीजेपी थिंकिंग ऑफ टेकिंग पीओके बैक और नॉट? मोदी जी क्या सोच रहे हैं, बीजेपी क्या सोच रहे हैं, वो तो हमें पता नहीं है। बलोच और केपीके मूवमेंट को सपोर्ट नहीं है भारत की, और हम विश करते हैं कि भारत इन दो और सिंधु देश, इन तीन आज़ादी की मूवमेंट्स को सपोर्ट करेगा। ये हमारी ख्वाहिश है, हमारी रिक्वेस्ट है भारत से कि करे। पीओके भारत का है, भारत का रहेगा, और कब भारत इसको लेता है ये भारत ने डिसाइड करना है। तो भारत की सरकार का ये फैसला होगा कि कब पीओके को वापस लिया जाए। अजीज दोस्तों, एंड पे मैं आपके साथ ये बता दूं कि अब से रेगुलरली जो लाइव होगा ना हमारा वीकली, वो संडे को होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि सैटरडे को मैं इंडिया टाइम 8-9 बजे करता हूँ, तो बहुत सारे साथियों ने ये मैसेज किया है कि हम सैटरडे को ज़्यादातर लोगों की कोई फैमिली पार्टीज होती हैं, कहीं पारिवारिक मीटिंग होती है, कहीं बाहर जाने का होता है। तो संडे ज़्यादातर लोग घर पे होते हैं और संडे आफ्टरनून सुइटेबल टाइम होता है। तो हम अब से संडे को करेंगे और कोशिश होगी कि अर्ली आफ्टरनून यानी 2, 3, 4 बजे करेंगे। तो अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली कीप सपोर्टिंग पैट्रियन, यूपीआई, पेपाल आपके सामने है। सो काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों, आप सबकी मोहब्बत का मैं मकरूज हूँ, कर्जदार हूँ, और कभी भी मैं आपको वो सब रिटर्न नहीं कर सकता जो आप इतना मान सम्मान दे सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपके सामने ऑनेस्ट रहूंगा और ऑनेस्टली अपने विचारों का प्रचार करूंगा। धन्यवाद अजीज दोस्तों।